हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग मे की चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने मे से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस डील किया था, लेकिन वहाँ पे हमने ये डील किया था कि अगर वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकता हूँ इत्यादि शब्द लगे हों, उसके पीछे वर्ब आए तो क्या करते हैं। लेकिन आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर वाक्य के अंत में हो सकता है, हो सकती है, हो सकता हूँ इत्यादि शब्द दिए हों तो उसके पीछे वर्ब ना आए तो क्या करते हैं। इसकी पहचान जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं से कुछ रिलेटेड बातें हमें बताई गई हैं कि अगर वाक्य के अंत में हो सकता है, हो सकती है, हो सकता है, हो सकते हो इत्यादि शब्द दिए हो, उसके पहले वर्ब ना आए तो आप हेल्प यू के स्थान पर एक्टिव में हो तो वाक्य में मे लगाते हैं, पैसिव हो तो मे भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि मे कब लगाते हैं। कैन भी तो लगता है, कुड भी तो लगता है। अगर सकता है, सकती है, सकता हूँ लगाओ तो मे कब लगाते हैं? मे तब लगाते हैं जब बात विनम्रता से की जा रही हो किसी से, आप विनम्रता से किसी से परमिशन मांग रहे हो तो उस केस में मे का प्रयोग करते हैं। और दूसरा प्रयोग मे का तब है जब आप किसी बात की संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि कोई काम होने की संभावना है, निश्चितता नहीं है। इसके साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि मे और माइट में डिफरेंस क्या है। मे और माइट एक तरह से देखा जाए तो एक ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात का है जब आप संभावना व्यक्त करते हो तो व्यक्त करते समय अगर लगता है संभावना ज़्यादा है, किसी भी चीज़ के होने की संभावना ज़्यादा है तो उस केस में मे का प्रयोग करिए, और संभावना कम दिखे तो माइट का प्रयोग किया जाता है। वैसे भी माइट का प्रयोग बिरले ही किया जाता है, ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हो सकता है, हो सकती है, हो सकता हो के पहले वर्ब ना आए तो क्या करें। इससे संबंधित जो वाक्य आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें से सबसे पहला वाक्य आप अपने स्क्रीन पर और मेरे बोर्ड पर देख सकते हैं। वाक्य वो इस समय स्कूल में हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में लिखा है हो सकता है, जो कि पहचान वाला शब्द है। हो सकता है के पीछे लिखा है स्कूल में वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब अगर होता तो वो शब्द वर्ब कहलाते हैं। इसमें ना अक्षर जोड़ने पे एक शब्द का अर्थ निकले और इससे लगे कि किसी काम के होने का बोध हो रहा हो। तो देखिए स्कूल में, इसमें ना लगा के जोड़िए, स्कूल में ना, ऐसा कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है। तो इस केस में इसको कहेंगे कि ये वर्ब नहीं है। तो अगर वर्ब ना हो तो क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं खोजा जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट खोजा जाता है। सब्जेक्ट खोजने के लिए नियम क्या है कि सबसे पहले किसके पास शब्द लगा के प्रश्न करिए। किस जगह? जिस शब्द को भी आपने देख के कहा कि ये वर्ब नहीं है, स्कूल में ये वर्ब नहीं, तो इस जगह किसके पास लगा के प्रश्न करिए। किसके पास स्कूल में है, लास्ट में हो सकता है लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप है कह के भी प्रश्न बना सकते हैं। किसके पास स्कूल में है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अगर किसके पास लगा के प्रश्न का उत्तर ना मिले तो किस में लगा के भी अप्रोच कर सकते हैं। किसमें स्कूल में हो सकता है, ये भी सुनने में अटपटा लग रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें भी सब्जेक्ट नहीं मिला। किसके पास और किस में लगा के प्रश्न करने पे अगर सब्जेक्ट ना मिले तो वाक्य में एक्टिव का हेल्प यू अब नहीं लगाते हैं, पैसिव का हेल्प यू लगाते हैं, एक बात। और अगर किसके पास या किस में लगा के प्रश्न करने पे उत्तर ना मिले तो वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यानी किसके पास या किस में लगा के प्रश्न करने पे दो बातें पता चल गई कि एक्टिव का हेल्प यू लगेगा कि पैसिव का, और दूसरी बात वर्ब के स्थान पे हैव का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए अभी अब तो डिस्कस कर लिया है, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हेल्प यू के स्थान पर मे बी का प्रयोग होना है। ठीक, लेकिन सब्जेक्ट तो अभी खोजना बचा ही रह गया, क्योंकि जब आपने किसके पास या किस में लगा के प्रश्न किया, उत्तर नहीं मिला, तो क्या किया जाता है? कौन या क्या चीज़ लगा के प्रश्न किया जाता है उसी स्थान पे जहाँ पर आपने किसके पास लगा के प्रश्न किया था। कौन स्कूल में हो सकता है, उत्तर मिला वह, तो वह हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल जाने का मतलब हुआ कि इस वाक्य में देयर का प्रयोग नहीं होगा सब्जेक्ट के स्थान पर। चलिए अब ट्रांसलेशन करते हैं। ये एक सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू में मे, पहला भाग मे हो गया, मे लिख लेंगे। नंबर 3 नॉट, अगर नॉट होता तो नॉट यहाँ लिखते हैं, नॉट नहीं छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग, बी बचा भाग है। नंबर 5 हैव का प्रयोग होगा नहीं, अगर किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर न मिले तो हैव का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 6 पहचान वाले शब्द के पीछे आने वाले शब्द की अंग्रेजी। पहचान वाला शब्द है हो सकता है, उसके पीछे आने वाला शब्द है स्कूल में, तो स्कूल में की इंग्लिश लिख देंगे इन स्कूल। अब क्या बचा रह गया? इस समय की इंग्लिश जाएगी एट दिस टाइम। ही मे बी इन स्कूल एट दिस टाइम। अगला वाक्य है भविष्य में बनारस में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो सकता है। पहचान वाला शब्द हो सकता है के पीछे लिखा है स्टेडियम, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। जब भी आप बनाएंगे एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की इंग्लिश एक साथ लिखेंगे एन इंटरनेशनल स्टेडियम, इसलिए ये पूरा का पूरा एक शब्द मानेंगे।
अब देखेंगे ये वर्ब है कि नहीं, स्टेडियम वर्ब नहीं है, स्टेडियम किसी स्थान का नाम होता है, तो ये वर्ब तो हुआ नहीं, वर्ब नहीं हुआ तो हमें क्या खोजना नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं खोजना, सिर्फ सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करेंगे, किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, इसी जगह किसके पास एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो सकता है, किसके पास एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो सकता है, इसका उत्तर मिला बनारस के पास। ये भी उत्तर मान लीजिए सही है, या आपको लगता है नहीं ये उत्तर गड़बड़ लग रहा है, बनारस के पास नहीं, बनारस के अंदर है, बनारस में है, तो बनारस के पास किस तरह से हुआ है। अगर आप में से किसी को लगता है ऐसा तो चलिए उनके हिसाब से इस बार चलते हैं, उनके हिसाब से चलेंगे तो हम मान के चलते हैं कि इस बार उत्तर नहीं मिला। इस बार उत्तर नहीं मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में पैसिव का हेल्प लगेगा, मे बी नहीं लगेगा, सॉरी मे खाली नहीं लगेगा, मे बी लगेगा, यानी पैसिव का हेल्प लगेगा। जब आप किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं उत्तर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना पड़ता है, पैसिव का हेल्प लगाना पड़ता है। क्लियर है, तो इसमें पैसिव का हेल्प लगेगा मे बी। लेकिन अभी आपको सब्जेक्ट नहीं मिला, जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो सब्जेक्ट तो नहीं मिला, तो सब्जेक्ट नहीं मिला तो फिर से आपको प्रश्न करना पड़ेगा कौन या क्या चीज़ लगा के प्रश्न करना पड़ेगा, इसी स्थान पर कौन एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो सकता है, इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। तो एक और प्रश्न कर लेते हैं, क्या चीज़ लगा के, क्या चीज़ एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो सकता है, इसका भी उत्तर नहीं मिला। जब आप चारों प्रश्न का प्रश्न लगा के प्रश्न कर लिया आपने, किसके पास, किसमें, कौन या क्या चीज़ लगा के जब आपने प्रश्न किया उत्तर नहीं मिला तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। अगर इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के स्थान पे आपको देयर का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे देयर का प्रयोग करते हुए ट्रांसलेशन करेंगे। और ये भी वाक्य एक सकारात्मक वाक्य, तो सबसे पहले सब्जेक्ट या देयर की इंग्लिश बनाएंगे, इसमें देयर का प्रयोग करना है तो देयर लिख देंगे सबसे पहले। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग में, नंबर 3 नॉट नहीं है, नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बी, नंबर 5 हैव लगेगा नहीं क्योंकि किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला। नंबर 5 पहचान वाले शब्द के पीछे वाले शब्द की इंग्लिश, पहचान वाला शब्द हो सकता है उसके पीछे लिखा है एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम एंड इंटरनेशनल स्टेडियम। अब क्या बचा रह गया, बनारस में, भविष्य में, दो चीज बचा था, इन वाराणसी या इन बनारस, इन फ्यूचर देयर मे बी एन इंटरनेशनल स्टेडियम इन वाराणसी इन फ्यूचर। अगला वाक्य है, लोगों को उसकी सफलता को लेकर संदेह हो सकता है, हो सकता है पहचान वाले शब्द है, उसके पीछे लिखा संदेह, संदेह शब्द वर्ब नहीं है, इसमें ना अक्षर जोड़ के देखिए कोई अर्थ नहीं निकलता, संदेह ना ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए संदेह शब्द वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं खोजेंगे, सीधे सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, किसके पास संदेह हो सकता है या किसके पास संदेह, किसके पास संदेह, भाई लोगों को संदेह, तो मतलब लोगों के पास संदेह, लोगों के पास का सेंस हुआ लोगों के दिमाग में संदेह। जब आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके हाथ में, आपके जेब में, आपके शरीर के अंदर या आपके घर में या आपके अकाउंट में कहीं भी कुछ है तो वो आपका हुआ, आपसे संबंध रखता है, इसलिए वो आपके पास हुआ है। ठीक है, तो इसलिए किसके पास संदेह है, तो लोगों के पास, यहाँ पे लोग सब्जेक्ट है। अगर किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो एक्टिव का हेल्प लगाते हैं, तो एक्टिव का हेल्प लगेगा में, और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब की जगह हैव लगाएंगे। क्लियर है, सब्जेक्ट भी मिल गया। अब सीधे ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, लोगो, पीपल। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग में, नंबर 3 नॉट नहीं है, नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बी लगेगा नहीं क्योंकि इसमें पैसिव हेल्प नहीं लगेगा। फिर हैव लगाएंगे क्योंकि किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो वर्ब की जगह हैव लगाते हैं। नंबर 6 पहचान वाले शब्द के पीछे वाले शब्द, पीछे वाला शब्द संदेह, डाउट। अब क्या बचा रह गया, जो बचा रह गया पीछे से बनाएंगे को लेकर की इंग्लिश, अबाउट। को लेकर एक प्रीपोजिशन है, समझ लीजिए, उसकी इंग्लिश होती है अबाउट, और उसके पीछे लिखा उसकी सफलता, हिज सक्सेस। पीपल में हैव डाउट अबाउट हिज सक्सेस। और अगर आपको लगता है ये संभावना कम है, कम संभावना है, डाउट होने की संभावना कम है, तो उस केस में आप मे की जगह माइट का भी यूज कर सकते हैं। पीपल माइट हैव डाउट अबाउट हिज सक्सेस। क्लियर है, वाक्य है, क्या रविवार को शहर में भीड़ हो सकती है, हो सकती है पहचान वाला शब्द है, उसके पीछे लिखा भीड़, भीड़ शब्द वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें ना अक्षर जोड़ के देखने पे वाक्य शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, भीड़ ना जैसा कोई शब्द नहीं होता, वर्ब नहीं है। तो सबसे पहले किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, किसके पास भीड़ है, किसके पास भीड़ है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। किसके पास भीड़ है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका उत्तर नहीं मिला तो इसका अर्थ हुआ कि इस वाक्य में पैसिव हेल्प लगेगा, मे बी लगेगा। और कौन लगा के प्रश्न करेंगे, क्योंकि अच्छा मे भी लगेगा और हैव का प्रयोग नहीं होगा। अगर किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर न मिले तो हैव का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अभी सब्जेक्ट मिलना बाकी है, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, इसी जगह जहाँ पे हमने किसके पास लगा के प्रश्न किया था, कौन भीड़ है की जगह आप कहेंगे किसके पास भीड़ है, किसके पास भीड़ है लगा के प्रश्न कर लेते, आप कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन भीड़ है,
कौन भीड़ है या क्या चीज़ लगा के प्रश्न करेंगे, क्या चीज़ भीड़ है, इस प्रश्न का भी उत्तर इस वाक्य में नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही सुनने में अटपटा लग रहा है। कौन भीड़ है, क्या चीज़ भीड़ है, इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। अर्थ ये निकला, जब आपने चारों प्रश्नों से उत्तर प्रश्न किया, चारों शब्दों को लगा के प्रश्न किया, इसका कोई उत्तर नहीं निकला, इसका मतलब हुआ इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया। तो आप ट्रांसलेशन करेंगे, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या से वाक्य शुरू हुआ है, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो हमें तय करना पड़ता है क्या शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे कि नहीं। उसका तरीका सिंपल सा है कि आप वाक्य को पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर देखिए, हाँ या ना में आ रहा है कि नहीं। अगर हाँ या ना में आ रहा है तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे और नंबर 3 से ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। तो देखिए प्रश्न पर करके, क्या रविवार को शहर में भीड़ हो सकती है, अगर हो सकती है तो बोलेंगे हाँ, नहीं हो सकती है तो बोलेंगे नहीं। इसका मतलब हुआ इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है। तो इस केस में हमें क्या की इंग्लिश नहीं बनानी है, तो सीधे नंबर 3 यानी हेल्प यू का पहला भाग यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू करना है। हेल्प यू का पहला भाग हो गया में। नंबर 4 सब्जेक्ट या देयर। अभी आपको मालूम है जब आपने चारों शब्दों को लगा के प्रश्न किया तो उत्तर नहीं मिला तो सब्जेक्ट की जगह देयर लगाना है, तो मे देयर। नंबर 5 नॉट है नहीं छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग बी। नंबर 7 हैव लगेगा नहीं, क्योंकि किसके पास लगा के प्रश्न करने उत्तर नहीं मिला तो हैव नहीं लगाते हैं। नंबर 8 पहचान वाले शब्द के पीछे वाला शब्द, पहचान वाला शब्द हो सकता है उसके पीछे लिखा है भीड़, क्राउड या रश। अब क्या बचा रह गया, में शहर में, इन द सिटी, और क्या बचा रह गया, रविवार को, ऑन मंडे। मे देयर बी क्राउड इन द सिटी ऑन मंडे। अगला वाक्य है, इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है। इस वाक्य में सबसे पहले देखेंगे पहचान वाला शब्द क्या है। पहचान वाला शब्द हो सकता है कि पीछे लिखा है जिम्मेदार। जिम्मेदार शब्द वर्ब नहीं, क्योंकि इसमें ना अक्षर जोड़ने पे कोई अर्थ नहीं निकलता। जिम्मेदार ना ऐसा कोई शब्द नहीं होता, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस वाक्य में वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं खोजेंगे, सीधे सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास लगा कर प्रश्न करेंगे, इसी स्थान पर किसके पास जिम्मेदार है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। किसमें जिम्मेदार है, इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि वाक्य पढ़ने में अटपटा लग रहा है। तो किसके पास या किसमें लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो हैव नहीं लगाते हैं वर्ब के स्थान पर, और पैसिव कैल पे लगाते हैं। पैसिव कैल पे लग जाएगा मे बी, और इसके बाद कौन या क्या चीज़ लगा के प्रश्न करना पड़ेगा ताकि सब्जेक्ट खोज पाएं, क्योंकि किसके पास और किसमें लगा के प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला तो इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं मिला। तो 2 प्रश्न और करना पड़ता है, कौन या क्या चीज़ लगा के, ताकि सब्जेक्ट मिल जाए। तो कौन जिम्मेदार है, जब आप लगा के प्रश्न कर रहे हैं कौन जिम्मेदार है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी कौन शब्द लिखा हुआ है। जब कौन शब्द ऑलरेडी लिखा हुआ है, जब आपने कौन लगा के प्रश्न किया तो इसी कौन शब्द को आप सब्जेक्ट मान लेंगे। तो ये कौन शब्द यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्लियर है, तो सब्जेक्ट मिल गया तो यहाँ पे देर नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है, कौन लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले WH की इंग्लिश यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। WH क्या है यहाँ पे, कौन की इंग्लिश जाएगी हु। नंबर 2 लिखा है WH के बाद वाली संज्ञा। तो देखिए कौन के बाद जो शब्द लिखा है जिम्मेदार, ये संज्ञा नहीं है। वैसे भी मैंने पहले ही बताया, कुछ एक ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसके बाद अगर संज्ञा आए तो उसकी इंग्लिश बनाते हैं, और बाकी प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं उसके बाद कुछ भी आए उसकी इंग्लिश उसके बगल में नहीं बनाते हैं। कौन से वो प्रश्नवाचक शब्द हैं जिसके बाद संज्ञा आती है, वो शब्द गिने चुने हैं, आपने पहले भी नोटिस किया होगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। वो शब्द हैं कौन सा, कौन सी। ध्यान दीजिएगा, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, किसके, किस प्रकार का, क्या, या कितना, कितनी, कितने। इसके अलावा और कोई भी ऐसा प्रश्नवाचक शब्द नहीं जिसके बाद वाले शब्द को साथ में जोड़कर रखा जाता हो, ठीक है। तो कौन भी वो प्रश्नवाचक शब्द में से एक है जिसके बाद वाले शब्द को साथ में जोड़कर नहीं रखा जाता है। तो कौन की इंग्लिश अकेले बना के नंबर 2 छोड़ देंगे, नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 हेल्प यू का पहला भाग में, हु में। नंबर 4 सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या था आपका, कौन की इंग्लिश आपने पहले ही बना दी है, तो अब दोबारा बनाएंगे नहीं, देर लगाना नहीं है, क्योंकि आपने जब कौन या क्या चीज़ लगा के प्रश्न किया तो ऑलरेडी यहाँ पे कौन लिखा हुआ था, इसी को हम लोग ने सब्जेक्ट मान लिया था, तो देर का प्रयोग नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, नॉट है नहीं, फिर हेल्प यू का बचा भाग बी। नंबर 7 हैव लगेगा नहीं, क्योंकि किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला था। नंबर 8 पहचान वाले शब्द के पीछे वाले संज्ञा। पहचान वाला शब्द हो सकता है, उसके पीछे जो लिखा है जिम्मेदार, ये संज्ञा भले ना हो, कोई भी शब्द, जरूरी नहीं है यहाँ पे संज्ञा ही है। पहचान वाले शब्द के पीछे संज्ञा भी हो सकता है, विश्लेषण भी हो सकता है, कोई प्रपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं, वो आपको लेके लिख देना है। तो जिम्मेदार की इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे रिस्पॉन्सिबल। अब क्या बचा रह गया, इस दुर्घटना के लिए की इंग्लिश बनाएंगे फॉर। इस दुर्घटना, दिस एक्सीडेंट। हु मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने कुछ ऐसे शब्दों को डील किया जो हो सकता है कि पहले वर्ब ना हो, ऐसे वाक्य थे जिसमें हो सकता है, हो सकती है, हो सकता हूं कि पहले वर्ब ना हो।
इसको डील किया और हम लोगों ने देखा किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, किस तरह से इसको ट्रांसलेट किया जाता है, किस तरह से मे का प्रयोग किया जाता है, देयर लगता है कि नहीं, हैव लगता है कि नहीं, वगैरह वगैरह। आपको ज़रूर इससे कुछ बेनिफिट हुआ होगा, फ़ायदा हुआ होगा। अगली वीडियो में हम लोगों ने फिर चर्चा करना है एक नए मॉडल्स की। नया मॉडल्स होगा कुड, जिसमें हम लोग बताएंगे कि कुड का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो का आपको इंतजार रहेगा। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।